तो सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखना भारत और चीन के संबंधों के समग्र विकास विकास के लिए एक बीमा की तरह है। और ऐसे में अब चीन से प्रधानमंत्री वापस तो लौट आए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार चीन के दौरे से भारत को लाभ क्या क्या मिला है, क्योंकि 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जब चीन जाते हैं तो उसकी काफी ज्यादा चर्चा होती है, खासतौर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा काफी तेज थी कि अब 7 साल बाद जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो काफी ज्यादा फायदा होगा भारत को। लेकिन क्या फायदा हुआ, इसके लिए अब खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बताया गया है कि क्या कुछ फायदा हुआ है। लेकिन जब चीन पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई। जो ट्विनिंग शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिखी, उससे अमेरिका को एक बेहद खास जवाब भी मिला कि भारत ना किसी को कभी दुश्मन मानता है और ना ही कभी किसी को दुश्मन बनाता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने 50% टैरिफ सिर्फ भारत पर लगाया, उसके बाद से ये हलचल तेज थी कि भारत एक बेहद सख्त संदेश देगा, एक करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। और यही वो जवाब था जब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद खुद चीन पहुंचते हैं। और इसके बाद जो कुछ हुआ, उसकी जो चर्चाएं हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे, शी जिनपिंग वहां पर मौजूद थे और वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई। अब बेहद चर्चा इस बात की हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया, क्या कुछ फायदा हुआ है भारत को, क्योंकि साफ तौर पर विक्रम मिस्री ये बताते हैं कि जब चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई है। एक बेहद अहम मुद्दा जो रणनीतिक संवाद है उस पर बातचीत हुई है कि बार बार ऐसा होना चाहिए कि राजनीति द्वेष ना हो, संवाद के लिए भारत अपने रास्ते खुले रखे ताकि चीन अपनी बातों को रख पाए। दूसरा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो लगातार होना चाहिए, क्योंकि एक मेन लक्ष्य जो है भारत और चीन वो दोनों का ही लोकल जो सामान है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके लिए दोनों के ही दरवाजे खुले रहेंगे। इस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो सीमा तनाव है, जिस तरीके से हमने देखा गलवान घाटी में जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद से ही जो दोनों देशों के रिश्ते थे वो खराब हो गए। 2500 से ज्यादा फ्लाइट चलती थी भारत से सीधे चीन, उससे बंद कर दिया गया। हालांकि ये भी फायदा हुआ है कि इसके बाद से फिर से भारत से सीधे फ्लाइट्स उड़ान भरेगी चीन के लिए, और ये फायदा होगा जो यात्रा करते हैं भारत से चीन के लिए, क्योंकि जब विमान बंद कर दिया गया, जब ये फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यात्रियों को हो रहा था। इससे काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां थी उससे रूबरू हो रहे थे यात्री, क्योंकि 50 से ज़्यादा 90,000 तक उन्हें नुकसान हो रहा था, 90,000 का टिकट हो रहा था। अब ये नहीं होगा। ये तमाम जो फायदे हैं वो हुए हैं। और ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर एक बात रखी है पहलगाम अटैक को लेकर, एक करारा संदेश भी दिया है अपने घोषणा पत्र में कि जिन्होंने भी आतंकवाद को समर्थन दिया है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। तो ये तमाम पहलू थे जिस पर चर्चा हुई है। इसका क्या कुछ फायदा होगा भारत को आने वाले दिनों में, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि बार बार धोखा देने की आदत है चीन को, लेकिन क्या इस बार दोस्ती बरकरार रहेगी? क्या चीन पर यानी कि ड्रैगन पर भरोसा करना चाहिए भारत को, जिसको खुद शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ आना चाहिए? लेकिन क्या ड्रैगन पर भरोसा करना भारत के लिए लाभदायक होगा और आने वाले भविष्य में इसके पीछे कोई धोखेबाजी फिर से चीन के द्वारा नहीं की जाएगी? देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं श्रुति अंगद, प्राइम न्यूज। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ राजभवन में बैठक भी की और हालातों का जायजा लिया। कितना नुकसान अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुका है उसका भी जायजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया गया। आपको बता दें 26 और 27 अगस्त को भारी बारिश और बाढ़ के चलते तवी नदी का पुल टूट चुका था, भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिला था। तो वहीं तवी नदी का रुक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निरीक्षण किया गया और हालातों का जायजा लिया गया कि कितना नुकसान तवी नदी के चलते उस पुल पर हुआ है। आपको बता दें कि अभी भी
कई लोगों के लापता होने की जो सूचना है वो सामने आ रही है, जिसके लिए तत्काल प्रभाव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सभी को रेस्क्यू किया जाए, सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और हर एक नागरिक की जान हमारे लिए प्राथमिकता पर रहनी चाहिए। किसी भी जानमाल का नुकसान इस दौरान नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, अभी तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत भारी बारिश और बाढ़ के चलते हो चुकी है। फ्लैश फ्लड्स के चलते भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिला। सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं उनका निरीक्षण करने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात की। आपको बता दें, भारी मात्रा में नुकसान भारी बारिश और बाढ़ के चलते देखने को मिला और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद हालातों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। रविवार देर शाम वो जम्मू पहुंचे, जहां पर आज उन्होंने जम्मू का दौरा किया और प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। जो गांव हैं उनका भी दौरा किया, साथ ही साथ राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। राहत और आपको बता दें, राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बैठकें की, जिसमें से सबसे पहली बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश इस बैठक के दौरान दिए गए। आपको बता दें, 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। उनके साथ उन्होंने गांव का निरीक्षण किया, प्रभावितों से मुलाकात की और सभी को आश्वासन दिया हर संभव सहायता देने का। मैं प्रियंका चावला, वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ, प्राइम न्यूज, नोएडा। बिहार विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय शेष बचे हैं, लेकिन उससे पहले सियासत चरम पर है। सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से अब पटना में इसका समापन हो रहा है। 23 जुलाई 1300 किलोमीटर यात्रा, और ये पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से वोट चोरी करके लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि बिहार में जब राहुल गांधी रैली कर रहे थे तो रैली के दौरान वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव आयोग और एनडीए एक साथ मिला हुआ है, वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कई लाख वोटर्स के नाम कटने की भी बात कही थी। आज समापन से पहले सियासत चरम पर है, वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने यहां पर पटना से सीधे यूपी का सियासी जोड़ दिया है और सीधे तौर पर सीएम फेस को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव से अच्छा सीएम का फेस नहीं हो सकता, मैं उनका हमेशा साथ दूंगा। और आप इसी एंगल को समझिए, क्योंकि यहां से अखिलेश यादव ने न सिर्फ बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश की है, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की भी चुनाव को, वहां के सियासी माहौल को साधने की पूरे तरीके से पुरजोर कोशिश की है। सीएम फेस को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग रही है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से अभी भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है। राहुल गांधी खुद चुप्पी साधे हुए हैं, और ये वजह इसलिए भी क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने रैली के दौरान ये कहा था कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तौर पर देखता हूं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के तरफ से अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, किसी भी तरीके की हामी नहीं भरते हुए नजर आ रही है। और यही वजह है कि खुद तेज प्रताप यादव ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी। जब जहानाबाद में वो रैली को संबोधित कर रहे थे, जब एक समर्थक ने कहा था कि अगली बार तेजस्वी सरकार, उन्होंने कहा था बकवास बंद करो। आप समझिए कि पूरा सियासी खेल कि किस तरीके से बिहार से शुरू हुई सियासी खेल अब उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से विपक्षी दल के नेता करते हुए नजर आए, क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जिस तरीके से रैली का समापन हो रहा है, उससे पहले तमाम लोगों की एकजुटता, उसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए, मुकेश सहनी शामिल हुए और सम्राट चौधरी ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया इस बात को लेकर कि जब ये कहा गया कि अखिलेश यादव भले ही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम के फेस के तौर पर है सामने, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं हो सकता, और उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि कांग्रेस ने तो खूब चुप्पी साधे हुए है। आप समझिए, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह पूरी तरीके से कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस और सपा का गठबंधन है वो अभी भी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि इस तरीके से सीटों को लेकर घमासान हुआ था, खींचतान हुआ था, और कांग्रेस को महज 3 से 4 सीटें दी गई थी। लेकिन आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार अभी से ही सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ। बहरहाल बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा का समापन तो होने चला, लेकिन इसका असर क्या होगा इस चुनाव में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं चंदा यादव, प्राइम न्यूज। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, क्योंकि बीते दिनों एक बयान जो काफ़ी चर्चा में रहा, उसके बाद कल मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से। सर, नाराज़गी दूर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि गोरखपुर में जिस तरीके से बयान दिया था उस पर विपक्ष ने भी चुटकी ली थी। तब भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिभावक माना था, आज भी हमेशा मार्गदर्शक हैं और हमेशा रहेंगे। हमने तो उन कुछ ऐसे नेता हैं छोटपैये जो नैया डुबा रहे, उनके बारे में बताया था कि ऐसा अगर होगा तो नुकसान हो जाएगा, और विस्तार से तमाम चर्चाएं हुई। मुख्य रूप से आरक्षण के मुद्दे पर जो उनमें रहने वाले लोग इंटरनली डिस्टर्ब करते हैं, तो उस पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस तरीके से शासनादेश हुआ उत्तराखंड में, उसी तरीके से यहाँ हो जाए आसानी से, और सब कुछ है। आपने पहल भी की है और आप आवाज़ उठाते रहे हैं, हम आप ही की तरफ सब लोग देख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर ये एक तरीके की रूटीन बैठक थी, जिस तरीके से विभाग के विकास के लिए थे, निषादों को हितों के लिए जो समितियां बनी कि पहले माफिया पूरे 2-2 जिले में एक ही समिति बना के लेते थे, अब उनमें हर जहाँ भी है वहाँ समिति बन गई, वो अपना ले रहे हैं। तो इस तरह का तमाम व्यवस्था, नदी में था 100 किलोमीटर 200, तो माफियाओं को ख़त्म करने का अवसर। दूसरा, कल विमुक्ति जनजाति दिवस था, जो मैं 1980 में था तब से काम कर रहा हूँ, 45 साल से। आज पहली बार है कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में इन जातियों को, जो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी जिन्होंने देश में मुगलों को उजाड़ा था, ऐसे लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बना, वो लागू हो जाए। उस पर कल घोषणा भी की उन्होंने, मकान के लिए, उन्हें शिक्षा के लिए, उनको रोजगार के लिए, और है भी, चल भी रहा। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना था, और कल हम लोग कार्यक्रम में भाग रहे हैं, और कोई विशेष बात नहीं। तो आरक्षण के मुद्दे पे बात हुई, नाराज़गी दूर हो गई है? नाराज़गी तब भी उनसे नहीं थी, न बीजेपी से थी। नाराज़गी उन नेताओं से थी जो भाजपा में रह के भाजपा का नुकसान पहुंचा रहे। कौन लोग हैं सर वो? क्योंकि हम लोगों ने ये जो फर्जी पीढ़ी है, उसके हम लोगों ने दिल्ली में इन निषादों को ताल से निकाल के ताल कटोरा पहुंचा दिया। अब विपक्ष अब कटोरा लेके इधर उधर घूम रहा है, उसकी हवा निकाल दिया। विपक्ष की हवा, जोरदार हमला बोला हमारे सारे सहयोगियों ने। अब इतना एक था कि विपक्ष के खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं, और भाजपा में रह के ही कुछ लोग जो है विपक्ष का फायदा पहुंचाते, इसको तो बोलना ही पड़ेगा। कल कैबिनेट बैठक होनी है, जिस तरीके से संभल हिंसा रिपोर्ट आई है उसमें डेमोग्राफी बात करने की बात कही गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे जो तराई एरिए हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की बात कही गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का भी नाम आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट को, और जो डेमोग्राफी चेंज करने की जो बात कही जा रही है उस पर कहीं ना कहीं सीधे वोट बैंक पर असर पड़ेगा? इससे तो मैं देखो 1940 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस क्षेत्रों में। ये तराई का जो बॉर्डर है, जो उजड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित वंचित समुदाय के, जिनको भूमिहीन है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ा और जड़े लोग हैं, ऐसे लोग के पास तो पहले ज़मीन जायदाद नहीं थी, तो अनाज मकान सब नहीं था, तो ये जितने लोग थे उनको लालच में दे के कर दे। लेकिन बाद में जब आया कि देख रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट कम है, तो इनको माइग्रेट करने में सफलता मिल गई, इनको हटा दिया, और एक अपने विशेष वर्ग के लोगों से माध्यम से चुनावी लाभ लेने के लिए काम करते थे। आइए देख लीजिए, ये माफिया लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी मिलेंगे। तो मैं तो कल इसमें मुद्दा उठाऊंगा कि ऐसे जो लोग भी वहाँ से माइग्रेट हुए हैं और जिनको एक टास्क फोर्स बनाएगा, उनकी पैतृक जगहों से अगर उन्हें हटाया गया है तो उनसे फिर से उन्हें पट्टे देकर, उन्हें मकान देकर उन्हें बसाया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए। और वहाँ जो बाहरी लोग आकर इस तरीके से हैं, तो उन्हें, अगर वो देश के नागरिक हैं तब तो ठीक है, नहीं बाहरी हैं उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिकता दिया जाए, उन्हें वोट डालने से रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनका कहना है कि मैं बीजेपी से वो कभी नाराज़ नहीं थे, उनकी जो नाराज़गी थी वो दूर हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात हुई है और मुलाकात आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार के निर्देश पर सभी 75 जिलों में आज यानी 1 सितंबर से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान शुरू होगा।
सरकार का मानना है कि इससे सड़क पर हेलमेट पहनने की आदत बढ़ेगी और हादसों में जान गंवाने की घटनाओं में कमी आएगी। ये अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। सीएम योगी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग इसकी निगरानी करेगा। सरकार ने संदेश दिया है कि यह दंड नहीं देना बल्कि नागरिक सुरक्षा का संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने आम लोगों के इस अभियान में सहयोग देने की अपील की है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ सुप्रिया राजपूत, प्राइम न्यूज़, नोएडा। उत्तर प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा को लेकर के बाकायदा 1 महीने तक अभियान चलाया जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान में नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी कि जो भी 2 पहिया वाहन चालक हैं वो अगर पेट्रोल पंप पर जाते हैं और उन पर हेलमेट नहीं है तो उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों के डीएम को कड़े निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर के लगातार अलग अलग तरीके से कवायतें चलाई जा रही हैं, कई अलग अलग तरीके से अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल पंपों पर सख्ती करने का निर्देश दिया है। अगर 2 पहिया वाहन चालक वहां पर आते हैं और वो हेलमेट नहीं लगाए हैं तो उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो हेलमेट लगा करके ही आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हेलमेट के बगैर आए, उनको हालांकि पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया गया। कहा यह जा सकता है कि ये पूरा 1 महीने तक की अभियान रहेगा और इस अभियान से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और लोग हेलमेट पहनेंगे ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके, क्योंकि सड़क सुरक्षा को लेकर के तमाम जो दावे किए जा रहे थे, क्योंकि सड़क सुरक्षा में जो बगैर हेलमेट के लोग चल रहे थे, अनुमन एक्सीडेंट के दौरान कैजुअल्टी देखी जाती थी, तो इसको लेकर के बाकायदा अब सख्त निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देशों का जिले के जो डीएम हैं वो पालन कराएंगे। आप देख सकते हैं हालांकि इस पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से ये कहा गया कि पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, सुबह से ही अगर देखा जाए तो जो बगैर हेलमेट के लोग आ रहे हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। और हम बात करते हैं सुबह से कितने लोग आए, आपने कितने लोगों को मना किया कि पेट्रोल? ज़्यादातर हम आदमी को जो हेलमेट नहीं पहना है उसको नहीं दे रहे पेट्रोल नहीं दे रहे ना। तो ये देखिए सुबह से जो लोग आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने जो आ रहे हैं, फ्यूल डलवाने आ रहे हैं, उनके पास अगर हेलमेट नहीं है तो उनको फ्यूल नहीं दिया जा रहा है। देखना यही होगा कि इस 1 महीने के अभियान में लोगों के अंदर कितनी जागरूकता आती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का खास अवसर मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को एक अनोखे रंग में देखा जा सकता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मुंबई में एक अनोखा रंग देखने को मिलता है गणेश चतुर्थी पर। अलग अलग इलाकों में या फिर कह लें आपको कि अलग अलग शहरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक बेहद प्रसिद्ध लाल बागचा राजा यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाती है और ये देश भर में नहीं बल्कि पूरे विदेश से भी लोग इस मूर्ति को देखने आते हैं। लाल बागचा राजा अपने आप में ही एक अनोखा रंग देखने को मिलता है। आपको ये भी बता दें कि इस बार 2025 में भी लाल बागचा राजा एक अलग रंग में देखने को मिले हैं। लाल बागचा राजा इस बार करीब 14 फीट की इनकी मूर्ति बनाई गई है। वहीं अगर हम थीम की बात करें तो जो पंडाल का थीम है वो तिरुपति बालाजी के थीम पर रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें उनकी मूर्ति की तो एक अनोखे रंग में सजे श्री गणेश जी वहाँ पर स्थापित है। हाथ में चक्र लिए और सर पर एक अनोखे मुकुट के साथ नजर आते हैं। वहीं देश के अलग अलग कोनों से भक्त गणेश जी की पूजा करने वहाँ आते हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि विदेश से भी लोग लाल बागचा के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा कई नेता अभिनेता खास तौर पर इस लाल बागचा राजा में दर्शन करने के लिए आते हैं। आखिर लाल बागचा पूरे देश में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और लोग दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मैं सिमी सोनी, कैमरामैन जुबेर के साथ, प्राइम न्यूज़, नोएडा। नमस्कार,
आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अवधेश अवस्थी। इस समय हम औरैया की शेरगढ़ घाट यमुना नदी के पुल पर मौजूद हैं, जहां पर पुल की मरम्मत के बाद पुल में बदले गए बैरिंग के लोडों की क्षमता का फार परीक्षण किया जा रहा है, जिस पर नोएडा की कंपनी को फार परीक्षण का काम दिया गया है। उसके इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो अभी तक परीक्षण किया गया है उसमें क्या पाया गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह जी, जो अभी आप परीक्षण कर रहे हैं, कितने जो है पिलरों पर आपने परीक्षण किया है? इसमें एक स्पैन बाय स्पैन होता है। मैं एक स्पैन पे 120 टन लोड की बेयरिंग चेक कर रहा हूँ। जो आपने अभी तक जो है लोड चेकिंग किया है, तो उसमें जो पिलर पे आपने लगाई है उस पर जो है क्या पाया है? अभी ठीक है, सिचुएशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो रिपोर्टिंग आना है टेस्टिंग के लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें यही पाया गया है। वहीं आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी तक जो पुल में जांच की गई है उसकी पड़ताल में पाया गया है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई तकनीकी खामी समझ में नहीं आ रही है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार भारी बारिश के बाद त्राहिमाम मची हुई है। अलग अलग राज्यों में लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बात अगर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब की कर ली जाए तो पंजाब के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पशु से लेकर जो घर हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो पूरी तरीके से इस भारी बारिश के बीच जमींदोज हो गए हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के बाद जो पर्यटक सैलानी थे वो उसी बीच वहीं पर ही फंसे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, सैलानियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, और जो सैलानी हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि आप मौसम विभाग के साथ साथ जो राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है आप उसका पालन करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर बात पंजाब की कर ली जाए तो पंजाब के भी 9 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है, और भारी बारिश के बाद जो लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग लगातार इस भारी बारिश के बाद जो अपना रोजमर्रा का काम है वो लगातार यहां पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कई ऐसी जिंदगियां हैं जो अभी इस भारी बारिश के बीच फंसी हुई हैं। एसडीआरएफ के साथ साथ जो सेना के जवान हैं वो लगातार लोगों का रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उधर बात अगर पंजाब की कर ली जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साथ पंजाब के राज्यपाल से फोन पर बातचीत की है, हालातों का जायजा लिया है, और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव उनको मदद का आश्वासन भी दिया है। उधर मुख्यमंत्री की ओर से मांग की जा रही है कि जो उनका पैसा रिफंड नहीं हुआ है वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द पैसे को रिफंड करे। जो इलाके क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहां पर भारी नुकसान हुआ है, उन इलाकों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन दूसरी ओर जो जिला प्रशासन है वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, उनकी ओर से भी कई टीमों का गठन किया गया है, और इन टीमों को ये काम सौंपा गया है कि आप जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनके बीच जाइएगा, लोगों से बातचीत करिएगा, और वहां पर उन लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही हैं उन सभी परेशानियों को देखते हुए उनको राहत सामग्री पहुंचाइएगा, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से भी लगातार भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जो हिमाचल प्रदेश सैलानी घूमने जा रहे हैं उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि अगर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो आप अपनी यात्राओं को आगे बढ़ाने से पहले मौसम विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, स्थानीय प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, आप उस गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार लगातार काम कर रही हैं, इस भारी बारिश के बंद होने के बाद क्या कुछ वहां पर राहत दिखाई देती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं अब्दुल समद इसरार, प्राइम न्यूज़, नोएडा। मुरादाबाद में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते मुरादाबाद की नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। मुरादाबाद के नाम पर करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे लाए गए थे, जिसके काम तो हुआ, मगर काम की स्थिति ऐसी है कि मोहल्ले नहीं, मुरादाबाद के अगर आप जितने बाटों में जाएंगे इतने बाटों में लगातार पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है। लोग अपने घर से निकल के अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी मुशक्कत का साथ करना पड़ा है। मैं आसिफ खान, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद।
हम इस वक्त मौजूद हैं बहजोई कलेक्ट्रेट के नेशनल हाईवे पर, जहाँ जल भरा हुआ है। देर रात से बरसात शुरू हो गई है, करीबन 12 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लगातार बरसात जारी है। लेकिन इस बरसात ने नगर पालिका की पोल खोल के रख दी है। लगातार इस बरसात से आप देख सकते हैं किस तरह की स्थितियां हैं। ये नेशनल हाईवे है, इस पर जल भरा हुआ है, आवाजाही में लोगों को मुश्किलें बनी हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनके घरों में पानी भी भरा है। सबसे अहम बात यह कि जिस तरह से लगातार सरकार इतना पैसा नगर पालिका के लिए, विकास के लिए देती है, लेकिन ये नाले हैं चौक हो गए हैं, आवाजाही में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। लगातार इस तरह से बरसात हो रही है, उत्तराखंड में बादल फटे, तो कहीं ना इन सब चीजों से नुकसान देखा जा रहा है। बड़ा तबाही आई हुई है, कई नदियों में उफान आया है और इस तरह से बरसात से जो है शहर, कस्बे, गांव हैं वो डूबने लगे हैं। वीडियो के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर उस समय किन्नरों का आतंक देखने को मिला जब यात्रियों से जबरन पैसे लेने की मामला सामने आने पर रेलवे स्टेशन आरपीएफ प्रभारी आस मोहम्मद मौके पे पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तब किन्नरों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और तोड़ फोड़ भारी मात्रा में करने लगे, जिससे सूचना पर आरपीएफ पहुंची और यहाँ पे बचाव करते हुए 2 आरोपी किन्नरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। वहीं घटना की बात कहें कि देर रात को बताई जा रही है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जीआरपीएफ छपरा द्वारा टीमें बनाकर आरोपी जो फरार बताए जा रहे हैं किन्नरे, उन्हें गिरफ्तार करने और जो इस तरह की लगातार छीनौती जैसे घटना और यात्रियों को परेशान करने और जबरन वसूली की घटना जो सामने आ रही है, उस पे लगाम लगने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और चिन्हित जो रेलवे जो छपरा से लगातार जोड़ती हैं उन पे सघन कार्रवाई की बात की जा रही है। वही बताते चले कि इस घटना को जैसे ही प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती सामने आई ही है, साथ ही जिस तरह जीआरपीएफ के प्रभारी आस मोहम्मद पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, काफी सख्ती के साथ तलाशी और साथ ही जो आरोपी किन्नर हैं उनके घर दबोच के लिए टीमें गठित कर दी गई है और कई जवाबदेही दी जा रही है। वहीं 2 आरोपी किन्नरों को पकड़कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बताते 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं, जीआरपीएफ ने प्रार्थना पत्र देकर विसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने के साथ ही जो आरोपी हैं उन पे पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। सुनील शर्मा, देवरिया से, प्राइम न्यूज देवरिया।